डिस्कस करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोशिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सी सेल किसने डिस्कवर की थी, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, जो फर्स्ट लिविंग सेल है वो किसने ऑब्जर्व की थी, जो डेड सेल है फर्स्ट डिस्कवर किसने की थी, सेल थियरी किसने दी थी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये खास है ही, जो बायोलॉजी फील्ड से रिलेट नहीं करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेल के बिना एक बॉडी की कल्पना करना ये असंभव है। क्योंकि जो सेल है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, तो इसके बारे में हर किसी को जानना ज़रूरी है कि एक सेल में क्या क्या फंक्शन होता है, एक सेल होती क्या है, हम किसे सेल बोलेंगे किसे सेल नहीं बोलेंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन से बात करते हैं कि सेल में क्या ये है, क्या इसका फंक्शन क्या होता है, ये हम आगे जाके बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, सेल कैसी दिखाई देती है, प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल कैसी होती है। तो ये जो सेल है ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी कि जीवन की आधारभूत इकाई होती है कोशिका। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ लाइफ, जो कि सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी जो लाइफ है वो कोशिका में ही होती है। जो लिविंग वर्ल्ड है यानी कि जीवित जगत, जिनने R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था इन्होंने, तो 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या बोला था इन्होंने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। इन्होंने ये 5 जगत वर्गीकरण दिया था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये 5 कैटेगरी से ही बिलोंग करेंगे। मोनेरा यानी कि जो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो कि मतलब कि जो सिंगुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनेरा में आएंगे प्रोटिस्टा, ये दोनों ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंगस, एनिमेलिया, प्लांटी ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरीज की, यानी कि क्या क्या आविष्कार हुए थे। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि 1600 के समथिंग इन्होंने दी थी, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है ये नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद डिजाइन किया था मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके। तो जो माइक्रोस्कोप इन्होंने डिजाइन किया था, इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे हर वो चीज देखी जो इनसे देखना संभव हो पाया। इन्होंने नेल्स के जो अंदर रहता है मैल उसको देखा, जो टीथ में एडियर हो जाता है प्लग उसको खरोच के उन्होंने उसके अंदर देखा, स्पर्म को भी इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। नेक्स्ट बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। मेनली इन्होंने प्लांट की जो बात होती है जो कि हनी बी के जैसी दिखाई देती है, इन्होंने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब 1800 पे एक सेल थियरी आई थी जो कि स्लाइडेन और श्वान ने दी थी। 1838 में स्लाइडेन ने जो जर्मन बोटैनिस्ट थे इन्होंने बोला था कि जितनी भी प्लांट सेल होती हैं जो है ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सब सेल से ही मिलके बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल्स। जो थियोडोर श्वान है जिन्होंने 1839 में ये बताया था, जो कि जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जंतु विज्ञान की स्टडी करे। तो इन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि ऑल एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स, और एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स। अब इन्होंने एक चीज और बताई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि जो कोशिका होती है इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इन्होंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी और नंबर ऑफ सेल्स में क्या रिलेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती है नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज करती हैं। एवरी सेल रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इस सेल थियरी के बाद इस सेल थियरी में मॉडिफिकेशन आया। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई चीज़ जैसे कि नई नई चीज़ आई है तो अगर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं या उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करके दूसरी थियरी आती है जो कि मॉडिफिकेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सकती है। अब ये जो सेल थियरी है ये क्या नहीं बता पाई, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि जो नई सेल बन रही है ये कहाँ से आई। तो रुडोल्फ वर्चू जो कि 1856 रुडोल्फ वर्चू ने ये बताया था कि जो कि नई सेल होती है ये पुरानी सेल से ही आती है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला,
ओमनी सेलर, ई सेलर का मतलब होता है कि जो न्यू सेल होती है अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो पुरानी सेल्स होती हैं उनसे ही नई सेल्स का निर्माण होता है। अब एवोल्यूशन की थ्योरी आती है बाद में, यानी कि विकास की थ्योरी, जिसमें ए बायोजेनेसिस जो कि लुईस पास्चर ने दी थी बायोजेनेसिस की थ्योरी। ए बायोजेनेसिस थ्योरीज में हमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो ए बायोजेनेसिस की थ्योरी है कि जो सेल्स बन रही हैं या फिर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ये मान लीजिए कोई साइंटिस्ट लैब में काम कर रहा है, उसके पसीने से चूहे उत्पन्न हो गए, तो ए बायोजेनेसिस थियरीज में ये सारे पोस्टुलेट्स आते हैं मेनली कि सोच रहे हैं बहुत सारे चीज़ें इसमें कि ए बायोजेनेसिस में बहुत ही ज़्यादा थियरीज ऐसी हैं कि वहाँ पे शर्ट रख दी, वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ थी, उसमें से जीवन उत्पन्न हो गया, कहीं चूहे बन गए, कहीं कुछ बन गया, पर ऐसा नहीं होता है, ये एवोल्यूशन में आगे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो सेल है ये कितने उसमें डिवाइडेड है, सेल कितने टाइप्स की होती है और कौन सी सेल किस प्रकार की दिखाई देती है, तो आगे बात करते हैं। याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सेल है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कोशिका होती है ये दो टाइप की होती है, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल एंड नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मीन्स होता है पुराना, और कैरियो का मीन्स होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। यू का मीन्स होता है सत्य एंड कैरियो का मीन्स होता है केंद्रक, यानी कि इसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स का मतलब पुराना केंद्रक होगा या इसमें केंद्रक होगा ही नहीं। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें बैक्टीरिया का पूरा खानदान आता है, पूरा बैक्टीरिया आएगा, आर्किबैक्टीरिया हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, ये सारे इसमें आएंगे। यूकैरियोट्स को फर्दर दो में क्लासिफाई किया गया है, ये इसमें आएगा सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जो एक कोशिका से मिलकर बने, मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है जो कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेल्युलर में क्या आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और युगलीना आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड युगलीना। ये नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीसेलुलर की, जिसमें आते हैं प्लांट्स, फंजाई और एल्गी, ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ये सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। जो बैक्टीरिया है ये भी यूनिसेल्युलर होता है, यानी कि एक ही कोशिका में इसके सारे फंक्शंस होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया है जिसके पास केवल एक सेल है, और यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास बहुत सारी कोशिकाएं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके पास केवल एक सेल है, इनके पास बहुत सारी सेल्स हैं। तो इसमें एक सेल होने के बाद भी जितने भी फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो गई, एलिमिनेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, तो ये सारे फंक्शंस इसमें भी परफॉर्म होते हैं, इन सेल्स में भी परफॉर्म होते हैं। डिफरेंस कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेल्स होती हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं। अब आगे बात करते हैं कि एक बैक्टीरिया की सेल में होता क्या क्या है और एनिमल सेल। तो बैक्टीरिया की सेल की बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया की सेल के पास इसमें पाई जाती है एक और मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे दो टाइप की होगी, एक तो लूजली अटैच होगी और एक टाइटली अटैच होगी। तो यहाँ पे ये क्या है इसकी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। यहाँ पे अंदर वाली जो लेयर है इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये जो सेल वॉल है ये जो सेल वॉल है दो टाइप की होगी। अगर ये लूजली अटैच है तो इसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। अगर ये हार्ड है तो इसको बोला जाता है कैप्सूल। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की ओर इनवेजिनेट होती है और ये स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोला जाता है मीसोसोम। मीसोसोम का काम वही होता है जो कि हमारे अंदर या फिर एनिमल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसके पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म जिसको बोला जाता है कोशिका
द्रव्य। आप लोग इस लेक्चर से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं सेल्स के ऊपर। नेक्स्ट इसमें होता है कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं इसके पास जो कि स्टोरेज का काम करती हैं, जिन्हें ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इसके पास पाया जाता है आरएनए, आरएनए जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। ये क्या है इसके पास? राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए इसके पास 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। 70S, इसमें सब यूनिट्स होती हैं 50S एंड 30S। जो 50S होती है ये लार्ज सब यूनिट होती है, 30S होती है स्मॉल सब यूनिट होती है। एस फॉर यहाँ पे सेडिमेंटेशन यूनिट या फिर स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि साइंटिस्ट ने खोजा था। अब बात करते हैं कि ये जो एस है ये है क्या। जब हम आरएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं तो यहाँ पे जो आरएनए होता है ये अपने वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लार्ज और स्मॉल। ये जितने भी यूनिट्स पे रुकेगा उसको बोला गया, जो लार्ज है उसको 50S और जो 30 पे रुका उसको बोलिएगा 30S। अब यहाँ पे जब mRNA के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉलीसोम। पॉलीसोम, इसका नाम क्या होता है? पॉलीसोम। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जितने भी फंक्शंस होंगे ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। अब इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा। जो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है जिसको बोला जाता है प्लाज्मिड। जरूरी नहीं है कि ये जो प्लाज्मिड है ये हर बैक्टीरिया के पास हो, ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है जिसको एफ जिसमें होता है उसको एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। अब ये जो प्लाज्मिड है ये क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा है इसके पास। तो अगर उसके पास प्लाज्मिड नहीं भी होगा तब भी ये जिंदा रह सकता है। अब हमने यहाँ पे देखा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाई कैसा देता है। अब इसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं ये इसके फंक्शन के लिए जरूरी हैं। अब क्या ये जो बैक्टीरिया है ये एक ही जगह होगा? इसके हाथ पैर तो है नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है पैर के द्वारा, लेकिन इसके लिए जो लोकोमोशन ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इसके पास फ्लैजिला पाया जाता है, या तो फ्लैजिला होगा और इसके पास क्या हो सकता है? सीलिया भी हो सकता है। ये हैं लोकोमोटिव ऑर्गन्स। लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं इसके। ये जो फ्लैजिला है ये फ्लैजिल प्रोटीन का बना हुआ होता है और इसमें जो सीलिया होते हैं ये नंबर में ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्लैजिला। और इसके पास एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है फिम्ब्री। फिम्ब्री का काम क्या होता है? फिम्ब्री का काम होता है अगर ये बैक्टीरिया, इसके पास एक स्ट्रक्चर और बना देते हैं, पिलाई। पिलाई को ये सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करता है। जब भी कंजुगेशन की प्रोसेस होती है यानी कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जब अपना क्रोमोसोमल मटेरियल शेयर करता है तो उसको बोला जाता है कंजुगेशन, जो कि पिलाई का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये दो बैक्टीरिया हैं, इसके पास प्लाज्मिड है, इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, इसके पास ये न्यूक्लियोइड है, इसके पास ये न्यूक्लियोइड है। तो यहाँ पे ये दोनों सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। फिम्ब्री का काम क्या होता है? जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो इसको होल्ड करके रखता है ताकि ये छूट ना जाए। और ये जो सेक्स फ्लाई का फॉर्मेशन होता है ये बहुत ही माइन्यूट सेकंड्स के लिए होता है। इसी टाइम ड्यूरेशन में ये अपना जो प्लाज्मिड का क्रोमोसोम होता है ये इसके साथ शेयर करता है और ये जब टूट जाती है तो यहाँ पे जो इसका शेयर हो चुका है ये ट्रांस रेप्लिकेशन करके ये इसको कंप्लीट कर लेता है। तो ये है पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो हम वायरस के बारे में पढ़ते हैं कि क्या वो भी एक सेल है। तो वायरस एक सेल नहीं है। वायरस को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक। किसकी कनेक्टिंग लिंक? लिविंग और नॉन लिविंग। अब बात करते हैं वायरस की कि वायरस के पास क्या होता है। वायरस होता है मिली न्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि इसके पास पाया जाता है केवल और केवल इसके पास होता है ये अपना न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल क्या लेते हैं? जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ। और इसकी जो ये कवरेज होती है जिसको बोला जाता है कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर से बनी हुई होती है। अब ये कई बनी है कैप्सोमियर प्रोटीन की, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ये जो इसके टेंटिकल्स हैं ये भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो जब ये बाहर होता है लिविंग सेल के तो ये बिहेव करता है एज ए नॉन लिविंग
और जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाता है तो ये उसकी मशीनरी को हाईजैक करके अपने प्रोटीन्स बनाता है।